नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों का उम्र के कौन से वर्ष में भाग्योदय होता है। उम्र के कौन कौन से वर्ष उनके लिए सुखकारी, लाभकारी और भाग्य की वृद्धिदायक होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक अच्छा सा जीवन साथी हो, उसे एक अच्छा सा मकान प्राप्त हो, उसे एक अच्छे गाड़ी का सुख प्राप्त हो, अच्छी नौकरी मिले, उसे अच्छे संतान का सुख प्राप्त हो। तो ये सारे सुख उसके जीवन में कौन कौन सी उम्र में उसे प्राप्त होगा, ये कैसे जाना जाता है, ज्योतिष के नियम तहत ये हम लोग कैसे देखते हैं, वो मैं आपको आज बताने आया हूं, जिससे आपके फलित ज्योतिष के अंदर आपको काफी लाभ होगा। तो आइए गहराई से जानते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर हम लोग सबसे पहले पंचम भाव का गहनता से अध्ययन करते हैं। पंचम भाव के अंदर मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु है। तो हमें सबसे पहले गुरु का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। अगर पंचमाधिपति गुरु केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 18 साल की उम्र में हो जाता है। क्यों? क्योंकि पंचमाधिपति गुरु अगर लग्न में बैठा हो तो यहां पे दिग्बली हो जाता है। पंचमाधिपति गुरु दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में बैठा हो तो उसे कारक माना गया है। पंचमाधिपति गुरु अगर नवम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावाद भावम नियम लागू पड़ता है, अर्थात 5वें भाव का स्वामी 5वें भाव से 5वें भाव में, तो यहाँ पे भावाद भावम नियम के तहत गुरु का बल बहुत बढ़ जाता है। तो फिर से आते हैं, जिसकी भी कुंडली के अंदर पंचमाधिपति गुरु केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 18 साल की उम्र में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। जैसे कि किसी का विवाह हो जाता है, किसी को अच्छी नौकरी मिल जाती है, या फिर कोई व्यक्ति व्यापार करता है, या फिर कोई व्यक्ति के घर पे संतान का सुख प्राप्त होता है। अगर मान लो पंचमाधिपति गुरु नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, तो पंचमाधिपति गुरु मृत अवस्था में हो, तो पंचमाधिपति गुरु अस्त का हो, तो पंचमाधिपति गुरु 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो, तो पंचमाधिपति गुरु राहु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग नाम का भयंकर अशुभ योग बनाता हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 18 साल की उम्र में बिल्कुल नहीं होता। तो फिर हम लोगों को और एक स्टेप अंदर जाना होता है और हम लोगों को वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। नवम भाव के अंदर आप देखिए कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र है। तो हमें चंद्र की स्थिति का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। अगर भाग्याधिपति चंद्र केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 22 साल की उम्र में होता है। क्यों? क्योंकि भाग्याधिपति चंद्र अगर चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ पे दिग्बली होता है। भाग्याधिपति चंद्र सप्तम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे उच्च का होता है। भाग्याधिपति चंद्र अगर लग्न में या सप्तम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे अति विशिष्ट योग कारक भी माना गया है, भले नीच का होता हो। भाग्याधिपति चंद्र अगर पंचम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावाद भावम का नियम लागू पड़ता है। जैसे कि नवम भाव का स्वामी नवम भाव से नवम भाव यानी कि परम भाग्य योग भी बनता है और यहाँ पे भावाद भावम का नियम भी लागू पड़ता है। तो फिर से मैं कहूंगा कि भाग्याधिपति चंद्र अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 22 साल की उम्र में निश्चित हो जाता है।
उसके जीवन में 22 साल की उम्र में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। जैसे कि मान लो उसका विवाह न हुआ हो तो विवाह हो जाता है, संतान का सुख न मिला हो तो उसके घर पे संतान का सुख प्राप्त होता है, उसके पास अच्छी नौकरी न हो तो उसे नौकरी का सुख प्राप्त होता है, या फिर उसे वाहन का सुख प्राप्त होता है। उसके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। अगर मान लो भाग्याधिपति चंद्र अगर नीच राशि में निर्बल हो तो भाग्याधिपति चंद्र अगर 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो तो भाग्याधिपति चंद्र राहु के साथ युति करके चंद्र ग्रहण योग नामक अशुभ योग निर्माण करता हो तो फिर ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 22 साल की उम्र में बिल्कुल नहीं होता। भाग्याधिपति चंद्र अगर कहीं ना कहीं बाल्यावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, मृतावस्था में हो, विष योग नाम का अशुभ योग बनाता हो तो भी उन लोगों का भाग्योदय 22 साल की उम्र में नहीं होता। फिर हमें और एक स्टेप अंदर जाके अध्ययन करना पड़ता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर हमें लग्नाधिपति मंगल का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। अगर लग्नाधिपति मंगल केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल में हो जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल अगर लग्न में ही बैठा हो तो यहाँ पे स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। लग्नाधिपति मंगल अगर 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे मित्र राशि में है और दिग्बली भी होता है। अगर लग्नाधिपति मंगल 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावाद भावम का नियम लागू पड़ता है, यानी कि कहीं ना कहीं मंगल खुद अपनी खुद की राशि को देखता है और यहाँ पे उसके शुभ फल में वृद्धि हो जाती है। लग्नाधिपति मंगल अगर 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भी मित्र राशि का हो जाता है। लग्नाधिपति मंगल 3रे भाव में उच्च का हो जाता है। तो इस प्रकार से लग्नाधिपति मंगल अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय निश्चित तौर पे 28 साल में हो जाता है और 28 साल में उसके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घट जाती है। जैसे कि विवाह हो जाना, बच्चे का सुख प्राप्त होना, मकान का सुख प्राप्त होना या वाहन का सुख प्राप्त होना या फिर कोई अच्छी नौकरी मिल जाना या फिर कोई नया व्यापार करना, ऐसे कोई ना कोई शुभ घटना उसके जीवन में अवश्य घटती है 28 साल की उम्र में। ठीक उसके विपरीत जाते हैं। अगर लग्नाधिपति मंगल नीच राशि में निर्बल हो तो, लग्नाधिपति मंगल अस्त का हो तो, लग्नाधिपति मंगल वृद्धावस्था में या मृतावस्था में हो तो, लग्नाधिपति मंगल अगर 8वें या 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो तो, लग्नाधिपति मंगल राहु के साथ अंगारक योग नाम का भयंकर खराब योग बनाता हो तो फिर वो व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल में नहीं होता। अभी हम लोग क्या करते हैं और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करते हैं कि मान लो वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति गुरु, भाग्याधिपति चंद्र और लग्नाधिपति मंगल, ध्यान से सुनना, पंचमाधिपति गुरु, भाग्याधिपति चंद्र और लग्नाधिपति मंगल, अगर ये तीनों ग्रह शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठे हो तो, स्वगृही, मित्र क्षेत्री उच्च के होकर बैठे हो तो, कोई राजयोग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 18 साल की उम्र में भी शुभ घटना घटती है, 22 साल की उम्र में भी शुभ घटना घटती है और 28 साल की उम्र में भी शुभ घटना घटती है। कोई ना कोई उसका शुभ कार्य हो जाता है या फिर उसकी कोई मनोकामना सिद्ध हो जाती है, उसे जो चीज चाहिए वो उसे मिल जाती है और उसे सुख प्राप्त होता है। अगर मान लो इसके ठीक विपरीत जाते हैं कि पंचमाधिपति गुरु, भाग्याधिपति चंद्र और लग्नाधिपति मंगल, अगर ये तीनों ग्रह नीच राशि में निर्बल हो तो, अगर ये तीनों ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होते हो तो, अगर ये तीनों ग्रह अस्त के होते हो या फिर मृत अवस्था में हो तो हमें और एक स्टेप अंदर जाना पड़ता है और हमें शनि की स्थिति को देखना होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर अगर शनि भाग्य स्थान में बैठा हो
या फिर शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पे हो, सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान पे हो, या फिर शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 36 साल में होता है और 36 साल तक उसके जीवन में बहुत तकलीफें उनको आती है। उनका जीवन 36 वर्ष तक संघर्ष में व्यतीत होता है। 36 साल तक उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव होते हैं। 36 वर्ष तक उनको काफी आर्थिक मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है और 36 साल के बाद उसके जीवन के अंदर धीरे धीरे सुख आता है। फिर से कहूंगा, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शनि भाग्य स्थान में बैठा हो या फिर शनि की तीसरी, सातवीं या फिर 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती हो, तो ऐसे लोगों को 36 साल तक भाग्योदय नहीं होता। 36 साल तक बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। 36 वर्ष तक आर्थिक मानसिक संघर्ष करने के बाद 36 वर्ष के बाद धीरे धीरे उनका भाग्योदय होता है। क्यों? क्योंकि शनि का स्वभाव है शनै शनै, धीमे धीमे फल देना। अगर मान लो शनि का कोई भी कांटेक्ट भाग्य स्थान से न हो, तो फिर हम लोगों को राहु की स्थिति को देखना होता है। अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर राहु भाग्य स्थान में बैठा हो या फिर राहु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या फिर 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती हो, तो उन लोगों का भाग्योदय 42 साल की उम्र में होता है और 42 साल तक उनको काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन में काफी आर्थिक मानसिक संघर्ष बने रहते हैं और 42 साल के बाद धीरे धीरे उनके जीवन में सुख आने लगता है। अगर मान लो राहु का भाग्य स्थान से कोई कनेक्शन न हो, तो फिर हम केतु को देखते हैं। अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर केतु बैठा हो या फिर केतु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 48 साल की उम्र में होता है। याद रहे, शनि 36 वर्ष में भाग्योदय कराता है, राहु 42 साल में भाग्योदय कराता है, केतु 48 साल में भाग्योदय कराता है। अगर मान लो आपको ग्रहों के अनुसार भाग्योदय का कुछ ज्यादा समझ में ना आए, तो फिर और एक नया तरीका है कि जिसके आधार पर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस व्यक्ति का भाग्योदय वर्ष कौन कौन सा होगा। तो वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति मंगल की महादशा में भाग्याधिपति चंद्र की अंतर्दशा हो और उसके अंदर अगर गुरु की प्रत्यंत दशा आ जाए, तो वो जो समय होता है वो भाग्योदय के समान होता है। वैसे ही लग्नाधिपति मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो और गुरु की अंतर्दशा में चंद्र की प्रत्यंत दशा आ जाए, तो वो जो समय होता है वो भी भाग्योदय के समान वो समय होता है और उस समय के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। दूसरा, भाग्याधिपति चंद्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा में गुरु की प्रत्यंत दशा आती है, तो वो जो समय होता है वो भी भाग्योदय के समान होता है और उस समय में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। वैसे ही भाग्याधिपति चंद्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा और गुरु की अंतर्दशा में मंगल की प्रत्यंत दशा आ जाए, तो वो जो समय होता है वो भी भाग्योदय के समान होता है। वैसे ही तीसरा बताना चाहूंगा कि गुरु की महादशा के अंदर मंगल की अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा में चंद्र की प्रत्यंत दशा है, तो वो जो साल आता है वो साल भी भाग्योदय के समान होता है और वो साल के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। वैसे ही गुरु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा में मंगल की प्रत्यंत दशा आती है, तो वो भी भाग्योदय के समान वो वर्ष होता है। कहने का भावार्थ यह है कि लग्नाधिपति मंगल, पंचमाधिपति गुरु और भाग्याधिपति चंद्र, ये तीनों तीन कुंडली के कारक ग्रह है, ये तीनों तीन कुंडली के योग कारक ग्रह है। तो जब भी मंगल, गुरु और चंद्र, ध्यान से सुनना, जब भी मंगल, गुरु और चंद्र, ये तीनों ग्रहों की जब भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा एक साथ आ जाती है, तो वो जो समय होता है वो भाग्योदय के समान होता है और वो समय के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। तो ये सब गहनता से अध्ययन करने के बाद हमें प्रेडिक्शन करना पड़ता है। अभी मान लो कि वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति की कुंडली के अंदर भाग्योदय में कुछ रुकावटें आती हो,
तो फिर उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए? तो सुनिए, लग्नाधिपति मंगल का रत्न मूंगा पहनना चाहिए, भाग्याधिपति चंद्र का रत्न मोती पहनना चाहिए, पंचमाधिपति गुरु का रत्न पुष्कराज पहनना चाहिए। मंगल का मूंगा, चंद्र का मोती और गुरु का पुखराज, ये तीनों तीन रत्न धारण कर सकते हो, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और ये ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित नहीं होने चाहिए, तो ही ये रत्न धारण कर सकते हो। अर्थात मेरा कहने का भावार्थ ये है कि कुंडली के 3 त्रिकोणाधिपति ग्रह लग्नेश मंगल, भाग्येश चंद्र और पंचमेश गुरु, ये ग्रह केंद्र में बैठे होने चाहिए, केंद्र त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में होने चाहिए और नीच के नहीं होने चाहिए, तो ही ये रत्न पहन सकते हो। वृश्चिक लग्न वालों का भाग्योदय करना हो तो और एक सरल उपाय बताता हूं कि ऐसे लोगों को साल में एक आध बार किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के नवग्रह शांति यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर जो मारक ग्रह होते हैं उसका दान पुण्य और मंत्र जाप करने चाहिए। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर प्रबल मारक कौन है? तो वो है शुक्र। सप्तमेश और वेश बनके शुक्र कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। फिर से कहूंगा, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र 7वें और 12वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्र का रत्न हीरा गलती से भी नहीं पहनना चाहिए और शुक्र के मंत्र जाप करने चाहिए, शुक्र का दान पुण्य करना चाहिए, शुक्र से लगती जो जो चीजें हो उसका दान करना चाहिए। दूसरा, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर अष्टमेश और 11वें स्थान का स्वामी बनकर बुध कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। तो बुध का भी रत्न पन्ना गलती से नहीं पहनना चाहिए और बुध के मंत्र जाप करने चाहिए और बुध से लगती चीजों का दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से वृश्चिक लग्न वाले भाग्योदय को थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति गुरु, भाग्याधिपति चंद्र और लग्नाधिपति मंगल, ये तीनों तीन कुंडली के योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह है। अगर ये ग्रह नीच के न हो, केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, तो ऐसे व्यक्तियों को तीनों तीन रत्न धारण करने चाहिए और जो मारक ग्रह है उसका दान पुण्य करना चाहिए, उसके मंत्र जाप करने चाहिए। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र और बुध ये दोनों कुंडली के प्रबल मारक है, तो उसके रत्न गलती से न पहने, उसके मंत्र जाप करके दान पुण्य करें। और ज्यादा में ज्यादा कुछ करना हो तो सोमवार के दिन किसी अच्छे ब्राह्मण के पास शिव जी के मंदिर में जाके रुद्राभिषेक कराना चाहिए, तो भी ग्रह शांत होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।